नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6, पाठ का नाम यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के जो कवि जी हैं उनको जानेंगे। इसके कवि हैं नागार्जुन जी, और हम नागार्जुन जी के कवि परिचय से ही इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। तो नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ? तो 1911 में हुआ। कहाँ हुआ? तो दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ, और ये कहाँ पर आता है? बिहार में। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था, और इनका मूल नाम क्या था? तो बैद्यनाथ मिश्र जी था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, मतलब इनकी जो प्रारंभिक की शिक्षा थी वह कहाँ हुई? संस्कृत पाठशाला में। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता अर्थात कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। और 1936 में ये कहाँ चले गए? श्रीलंका चले गए, और वहीं पर जो बौद्ध धर्म है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया और उसी में अपने आप को दीक्षित कर लिया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए और 2 साल वहाँ पर रहे, और 2 साल के बाद 1938 में अपने देश लौट कर आ गए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की, और बताते हैं कि इनका स्वभाव कैसा था? तो घूमने वाला और अक्खड़ था, और इसी कारण से इन्होंने इस घुमक्कड़ी आदत के कारण अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया, अर्थात इनकी 1998 में मृत्यु हो गई। देहांत बोलते हैं मृत्यु होना। अब आते हैं इनके रचना परिचय पर। रचना परिचय में सबसे पहले इनकी कृतियों के नाम देखते हैं। तो नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये सभी क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। नागार्जुन जी ने क्या है? कविताएं तो लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, और अन्य गद्य जो विधाएं होती गद्य की उनमें भी लेखन कार्य किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनका जो संपूर्ण कृतित्व अर्थात रचनाएं हैं वो नागार्जुन रचनावली नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो प्रकाशित भी हो चुकी हैं। कितने खंडों में? 7 खंडों में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, और साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें क्या है? अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिंदी अकादमी से सम्मानित किया गया, दिल्ली का शिखर सम्मान दिया गया, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया, और बिहार का राजेंद्र पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और मैथिली भाषा के लिए इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, मतलब राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें क्या है? कई बार जेल में भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। आगे बताते हैं कि हिंदी और मैथिली में समान रूप से क्या है? लेखन करने वाले नागार्जुन जी ने क्या है? बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। इनकी मातृभाषा कौन सी थी? मैथिली, और मैथिली में ये यात्री नाम से प्रतिष्ठित भी हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे, और बताते हैं कि इन्होंने क्या लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले
नागार्जुन क्या है, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की जो पतनशील स्थितियां हैं उनके प्रति भी अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं, जागरूक रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं, मतलब व्यंग्य करने में ये क्या है, बहुत ज़्यादा कुशल हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्या है, आधुनिक कबीर नाम से पुकारा जाता है। आगे आते हैं छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविताएं गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रहीं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता भी मिली है। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी रचनाएं की हैं। अब यहाँ पर इनकी जो कविता है उसके बारे में बताया गया कि आखिर इस कविता में है क्या। तो यह दंतुरित मुस्कान का सारांश है। तो कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कवि एक बच्चे को देखता है और बच्चे की जो मन को मोहने वाली मुस्कान को देखता है तो उसी को वो क्या करता है, अपनी कविता में लिख देता है और उसमें उठने वाले जितने भी भाव हैं उनको यहाँ पर प्रकट करता है। कवि का मानना है कि ये सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। मतलब बच्चों को आपने देखा होगा, जब भी बच्चे मुस्कुराते हैं तो हमें क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो या हमारी कैसी भी विकृत परिणाम हो तो बच्चे की मुस्कान को देखकर हम भी कैसे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। मतलब हम कितना भी कठोर व्यक्ति होता है और जैसे ही बच्चे की मुस्कान को देखता है तो उसका हृदय भी कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है, उसका मन भी पिघल जाता है। इस तंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। मतलब बच्चे हमें देख लें, हम बच्चे को देख लें तो इसकी जो खुशी होती है वह क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। दूसरी इसमें एक कविता और है फसल। तो फसल कविता का सारांश देखते हैं। तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है। जैसे ही फसल नाम सुनते तो हमें समझ में आ जाता है कि जो खेत लहलहाते रहते हैं वही फसल होती, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा किन किन तत्वों के द्वारा किया जाता है यह भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसे ही यहाँ पर बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को क्या करती, प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। मतलब आज का जो समय कैसा है, उपभोक्तावादी संस्कृति का है, परंतु यहाँ पर ये जो कविता है फसल कविता, ये हमें कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कविता दी हुई है। सबसे पहली कविता थी हमारी यह दंतुरित मुस्कान, तो हम उस कविता को ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ये जो तुम्हारी कविता है ना, दंतुरित मुस्कान के बारे में बताते हुए कि ये मरा हुआ व्यक्ति भी है ना, यदि तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो उसमें भी क्या हो जाती है, जान आ जाती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गाछ छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रहती हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे संदर्भ को। तो संदर्भ किसे कहते हैं, तो जो कविता होती है उसको कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसके बारे में जो बताता है वो हमारा संदर्भ कहलाता है। तो प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से अवतरित है। अवतरित अर्थात ली गई है। इसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान और इसकी रचयिता नागार्जुन जी हैं या इसके कवि नागार्जुन जी हैं। अब प्रसंग में कवि कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये हमारा प्रसंग कहलाता है। तो प्रस्तुत कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें अनेक बिंबों के माध्यम से बताया गया है। अब इसकी व्याख्या या भावार्थ एक ही चीज़ है। अर्थ भी बोल सकते हैं, भावार्थ भी बोल सकते हैं, व्याख्या भी। इस कविता में कवि एक ऐसी बच्ची की सुंदरता का बखान करता है, बखान अर्थात वर्णन करता है जिसके अभी अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। आपने देखा होगा जब बच्चे मुस्कुराते हैं और 1-2 दांत निकले हों तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बेजान व्यक्ति में भी क्या होती है, जान आ जाती है। बच्चे के गाल धूल से सने हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उस झोपड़ी में खिल गया हो। आपने देखा होगा बच्चे जब भी होते हैं वो मिट्टी में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चा क्या कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है और धूल को क्या करता है, अपने गालों पर लगा लेता है। तो यहाँ पर कवि ने उपमा दी है कि वो बच्चा कैसा लग रहा है, तो तालाब को छोड़कर कमल का फूल कहाँ पर खिला हो, झोपड़ी में खिल गया हो। कवि को लगता है कि बच्चे के स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा है कवि को कि मान लो कोई कठोर पत्थर है, यदि बच्चे का स्पर्श उससे हो जाए तो उस पत्थर में से भी अपने आप क्या होने लगे, पानी निकलने लगे। कवि को ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी सैफालिका के फूल झरने लगते हैं। और कवि को आगे लगता है कि यदि ये बच्चा बबूल और बांस को भी छू ले तो उसमें से भी क्या है, कोमल कोमल सैफाली जैसे फूल क्या होंगे, झरने लगेंगे। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा और उसे आपलक देख रहा है, क्योंकि बच्चा जानता नहीं है। कवि यहाँ पर क्या है, अनजान है, और बच्चा भी क्या है, कवि को नहीं जानता और कवि भी बच्चा को भी नहीं जानता, परंतु वो फिर भी एक दूसरे को लगातार आपलक मतलब बिना पल के झपकाए हुए देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह आपलक देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। और यहाँ पर कवि बच्चे से कह रहा है कि तुम मुझे लगातार देखते देखते थक गए हो कि मैं तुम्हारी सुविधा के लिए क्या करता हूँ, आंखें फेर लेता हूँ, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए आंखों को। कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार मिले हैं और कवि को ये अफसोस नहीं हो रहा कि मैं बच्चे को क्या जान पहचान नहीं पाया। फिर भी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि बच्चा क्या है, अपनी माँ की गोद में है और माँ की गोद में से ही वो क्या कर रहा है, कवि को देख रहा है। तो इसलिए कवि क्या है, उसकी माँ को और उस बच्चे को धन्यवाद देना चाह रहा है और अपना सौभाग्य मान रहा है कि कम से कम इस बच्चे को वो देख पाए। कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। बच्चा अपनी माँ की उंगली चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो अंगूठा चूसते हैं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी माँ की उंगली चूस रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी माँ क्या कर रही है, साक्षात उसे उंगली के माध्यम से अमृत पिला रही हो। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है। जब दोनों की आंखें आमने सामने होती हैं तो कवि को उस बच्चे की सुंदर मुस्कान की सुंदरता के दर्शन हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, कवि को उसकी सुंदरता के भी दर्शन हो जाते हैं। अब हम आएंगे अगली कविता पर।
अगली कविता है फसल। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ पर सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे, तो संदर्भ पहली हो जाएगी प्रस्तुत कविता हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है और इसके रचयिता या कवि नागार्जुन जी हैं और इस कविता का शीर्षक है फसल। अब प्रसंग यहाँ पर जरूर चेंज हो जाएगा क्योंकि संदर्भ तो ऐसे ही चलेगा, प्रसंग चेंज हो जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता में फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है इसे बताया है। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें फसल के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है। मतलब हम लोग रोज़ खाना खाते, सुबह खाते, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते, कई बार तो हम 4-4 बार भी खा लेते हैं, पर हम खाते हुए कभी इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि ये जो फसल है वह कहाँ से आती है, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, किस प्रकार मिलता है, हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वह फसल कैसे उपजती है अर्थात उत्पन्न होती। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई होती है क्योंकि फसल एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसमें मजदूर भी लगते हैं। तो वो मजदूरों के जब हाथ लगते हैं तो वो एक दो नहीं होते, हजारों हजारों भी हाथ लग जाते हैं क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी भी एक जैसी नहीं होती, हजारों गुणधर्म को रखती है। जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, क्योंकि जब तक फसलों को पानी नहीं मिलता है तब तक हमारी फसल फलीभूत नहीं होती है और उसको पानी कहाँ से मिलता है तो नदियों का मिलता है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए हुए कौन फसल। वह सूरज की किरणों का रूपांतरण है। और क्या होता है, फसल को जब सूरज की किरणें मिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, फसल अच्छी हरी भरी हो जाती है और अच्छे रूप से हमें प्राप्त होती है। आपने जीव विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। इसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब ये जो फसल होती है वह उसको जब सूरज की किरणें मिलती हैं तो सूरज की किरणों से ही वह क्या होती है, हरी भरी होती है और लहलहाती है। उसी के माध्यम से हमें क्या है, अच्छे रूप में अनाज पैदा हुआ मिलता है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है और यहाँ पर कवि को लगता है कि फसल के तैयार होने में क्या है, कई शक्तियाँ समाई हुई रहती हैं और उनका योगदान भी होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, पोषक अर्थात पोषक तत्व मिलते हैं। फिर पानी अपना योगदान देती है, लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। बता रहे हैं कि मतलब प्रकाश होता है, पानी होता है, हवा होती है और इसके साथ साथ मजदूरों की और किसानों की मेहनत भी इसमें ही समाहित होती है। तब जाके हम लोगों को क्या है, फसल प्राप्त हो पाती है और फसल जब मिलती है तभी हम क्या है, उसको खा कर के जीवित रह पाते हैं। अनाज, फल, सब्जियां ये सभी किस में आती हैं तो फसल में ही आती हैं। यदि फसल नहीं होगी तो हम सब क्या है, भली प्रकार जीवित नहीं रह पाएंगे और जितने भी जानवर वगैरह हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी फसल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं।
अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पे। सबसे पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता से। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमें बताना है कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान को कवि देखता है तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न होता है, मतलब प्रसन्न हो जाता है। प्रवास पर रहने के कारण वह शिशु को पहली बार देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है, मतलब आनंदित हो जाता है, मोहित हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशा और उदासी दूर हो जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल, निश्चल, भोली और स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है। इसके विपरीत एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान होती है वह स्वार्थपरता तथा बनावटीपन से युक्त होती है। वह तभी मुस्कुराता है जब उसका स्वार्थ होता है। इसमें कुटिलता देखी जा सकती है, जबकि बच्चे की मुस्कान में सरलता दिखाई देती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो कवि है उसने जब बच्चे की मुस्कान देखी थी तो उसकी सुंदरता को किन किन बिंबों के माध्यम से हमें बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ कि कवि ने बच्चे की मुस्कान और सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया था। कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में खिल गया है, मतलब तालाब में कमल खिलता है परंतु इसने यहाँ पर कमल तालाब में न खिलकर उस बच्चे के गाल पर जब वो मिट्टी लगी रहती तो ऐसा लगता है कि जो कमल है वह क्या हो गया है, झोपड़ी में ही खिल गया है। दूसरा बिंब दिया था कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा के रूप में बह रहा हो। तीसरा बिंब दिया था कि बांस या बबूल के सैफालिका के फूल झड़ने लगे हों। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें इसका अर्थ स्पष्ट करना है। भाव से मतलब हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति है उनको व्यक्त करना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, तो इसका अर्थ हो जाएगा या भावार्थ हो जाएगा कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात से यहाँ कवि का आशय है कि बच्चे का धूल धूसरित शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गए हों, अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल पुष्प के समान सुंदर है। अगला है, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े सैफालिका के फूल मास्था की बबूल। तो कवि उस उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकल रहे होते हैं उनकी मुस्कान मनोहारी होती, मतलब मन को हरने वाली होती। ऐसे बच्चों की निश्चल मुस्कान देखकर, उसका स्पर्श पाकर बांस या बबूल से भी सैफालिका के फूल क्या होते हैं, स्वतः झड़ने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है और उसको देख करके क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। अगला है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता ही है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण कैसा, बोझल होने से बच जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे मुस्कुराते नहीं हैं या जिनके घर में कोई मुस्कुराता नहीं है तो उनका घर ऐसा लगता है जैसे शमशान के समान हो, और जिनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजती है, उनके यहाँ पर घर बड़े लोग भी हंसते हैं, तो वही घर कैसा लगता है, स्वर्ग के समान लगता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता, आक्रोश और अप्रसन्नता का भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। हमें जब गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को भी जलाते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्रोध में हमेशा क्या नुकसान ही होता है, हमें कभी भी लाभ नहीं होता है। क्रोध की अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं, मतलब हम मन से भी बुरा सोचते हैं, वाणी से भी बुरा बोलते हैं और हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो भी कैसे करते हैं, बुरा कार्य ही करते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है और वातावरण में कटुता घुल जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम क्रोध में रहते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हमें अंदर अच्छा लगता है ना ही हमें बाहर अच्छा लगता है। हम एक से एक सुंदर स्थान को भी यदि घूमने चले जाते हैं और क्रोध में होते हैं तो वो जो वातावरण होता है, सुखद होता है, उसके बाद भी हमें वो प्रसन्नता नहीं देता, वो खुशी नहीं देता है। इसलिए हमें हमेशा क्या है, शांत रहना चाहिए और शांत रहने वाला व्यक्ति ही क्या है, प्रसन्न रह सकता है।
अगला है कि दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए कि उसकी उम्र कितनी रही होगी। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में पढ़ने शिशु की क्रियाकलापों से यह अनुमान लगता है कि उसकी उम्र 5-6 महीने होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं तथा उनके दांत निकलने भी शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के जो दांत होते हैं वो 6 महीने से ही शुरू होते हैं, और 1-2 दांत जो छोटे छोटे जो आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा आनंदित करते हैं। जब भी छोटे बच्चे के दांत आते तो उसके माता पिता, उनके दादा दादी, बुआ वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, क्योंकि पहले बार जब दांत निकलते हैं तब वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आनंदित करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कवि ने जब बच्चे को देखा था तो उसके अंदर क्या भाव आए थे उनको हमें बताना है। प्रवास में काफ़ी दिनों बाद लौटकर, प्रवास से जो कवि है बहुत दिनों बाद जब लौटता है तो कवि की मुलाकात जब शिशु से होती है, बच्चे से होती है, तो वह शिशु की मुस्कान देखकर मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। उसकी तंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा और उदासी गायब हो जाती है। उसे लगा कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल उठे हों। शिशु का स्पर्श पाते ही कवि का हृदय वात्सल्य भाव से भर जाता है। इससे कवि के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक उठती है। मतलब उसकी जो थकान रहती वो भी उसकी बच्चे की मुस्कान को देख करके कैसी हो जाती है, दूर हो जाती है। पहचान ना पाने के कारण शिशु कवि को आपलक निहारता रहता है। आपलक मतलब बिना पल के झपकाए उसको क्या करता है, देखता है। निहारना मतलब देखना। कवि सोचता है कि यदि उसकी माँ माध्यम ना बनती तो वह यह मुस्कान देखने से वंचित रह जाता, मतलब इस मुस्कान को नहीं देख पाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नज़रों से कवि को देखा तो नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगने लगी। अब आते हैं हम अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पे हम जो प्रश्न देखेंगे वह फसल कविता से देखेंगे। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कवि के अनुसार जो फसल है वह क्या है। तो कवि के अनुसार जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये जो अनाज मिल रहा है वह कहाँ से मिल रहा है, ये फसल कैसे पैदा होती है, कहाँ से आती है। तो कवि के अनुसार क्या है, फसल हमें क्या प्रकृति से ही मिलती है, और कैसे मिलती है, किन किन तत्वों के माध्यम से मिलती है, इसका हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है। तो यह ज्ञात होता है कि एक और प्रकृति के अनेक तत्व क्या फसल के लिए रूपांतरित होते हैं, तो मानव श्रम भी इसके लिए सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो फसल उपजाने का मतलब यहाँ पर उगाने से, उत्पन्न करने से है। तो फसल उगाने में प्रकृति के विभिन्न तत्व समाहित होते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या करते हैं, इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। परंतु किसानों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सारी परिस्थितियां फसल उगाने योग्य होने पर भी किसान के अथक प्रयास से या परिश्रम के बिना फसल तैयार नहीं की जा सकती। जब तक उसमें किसान का सहयोग नहीं होगा तब तक हमें क्या है, हाथों में फसल प्राप्त नहीं हो सकती, अनाज हमारे हाथों में नहीं आ सकता। इससे स्पष्ट है कि किसानों का योगदान भी सर्वाधिक है। अगला है, फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो यहाँ पर हाथों का स्पर्श कहा है, तो इससे कवि यहाँ पर क्या बताना चाहता है, किन भावों को व्यक्त करना चाहता है। तो कवि हाथों की स्पर्श की महिमा के माध्यम से ये बता रहे कि जब तक यहाँ पर हजारों किसानों के हाथ नहीं लगेंगे, मजदूरों के हाथ नहीं लगेंगे, तो जो फसल की महिमा है, गरिमा है, वो भली भांति प्रकट नहीं हो सकती। क्योंकि जब मजदूरों का परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, तभी जाके वो अनाज हमें क्या है, खाने योग्य बनता है। और महिमा कहकर कवि यहाँ पर यह व्यक्त करना चाहता है कि ये क्या है, उनके प्रयास की ही महिमा है कि जो हमें क्या है, फल फूल सब्जी के रूप में ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त हो पाती हैं। तो ये किसानों की ही महिमा है। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर हमें बताना है कि
ये जो फसल होती है वो कैसे होती है? तो फसल हमें क्या है, जब हवा चलती है, सूरज का प्रकाश मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही फसल क्या है, हरी भरी होती है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अपना भोजन वो क्या करते हैं, प्रकाश के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो हमने अभी देखा था प्रश्न में कि मिट्टी में कौन कौन से धर्म होते हैं। तो उपजाऊपना होता है, ये जो तत्व होते हैं कई प्रकार के इसमें समाये होते हैं। अनेक गुण होते हैं मिट्टी में जो हमारी फसलों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में अलग फसलें आती हैं, गर्मी के मौसम में अलग फसलें आती हैं, बरसात के मौसम में अलग आती हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, गुण धर्म क्या है, मिट्टी में पहले से ही समाहित होते हैं, जिनके कारण से हमें क्या है, हर मौसम में अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, अलग अलग फसलें मिलती है। जैसे ठंडी का अभी मौसम चल रहा है, तो इस ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा ज्वार बाजरा आदि जो मतलब हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, ऐसी फसलें खाई जाती हैं। तो ये सभी गुण क्या है, मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं। अगला है कि वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस तरह प्रभावित करती है? तो वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, ये प्रदूषण क्या कर रहा है, मृदा को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। जिसमें कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गई, मतलब जो चीज़ क्या है मिट्टी में घुल नहीं पाती, मिल नहीं पाती, उसमें गल नहीं पाती, तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। पॉलीथीन को आप 1000 वर्ष तक भी डाला रहने देना, तो ना तो वहाँ पर जहाँ पॉलीथीन होगी एक भी पौधा पेड़ उत्पन्न होगा और ना ही वहाँ पर पानी पहुँच पाएगा। तो इस प्रकार से जो मृदा का गुण धर्म है वह कैसा हो जाता है, मिट्टी का जो गुण है वह खत्म होता जाता है और वहाँ पर वो जो भूमि उपजाऊ होनी थी वो अनुपजाऊ बन जाती है। अगला है मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो हम किसी भी प्रकार की जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी अपना गुण धर्म छोड़ देगी तो ना हमें समय पर फसलें मिलेंगी, ना ही हमें सब्जियां मिलेंगी, फल मिलेंगे, कुछ भी हमें अच्छे से प्राप्त नहीं हो सकती। और ये सभी नहीं होंगे तो हम भी क्या है, इस प्रकार धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो धरती पर जीवित होने के लिए हमें मिट्टी में गुण धर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि उनने अपने गुण धर्म को छोड़ दिया तो जो भूमि अभी उपजाऊ है वो अनुपजाऊ हो जाएगी। अगला है मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे हम सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अपने में गला सड़ा सकती है ऐसी चीज़ों को डालना चाहिए। हमें ज़्यादा पॉलीथीन आदि का यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का यदि हम यूज करते हैं तो ये क्या है, वायु प्रदूषण भी फैलाते हैं, मृदा प्रदूषण भी फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्लास्टिक जलाते हैं तो प्लास्टिक जलाने के बाद एक अजीब सी ही गंध आती है, जिसके कारण से ओजोन परत है उसमें भी छिद्र हो गया है पॉल्यूशन के कारण से। तो ये सब क्या है, पॉलीथीन के दुष्परिणाम के कारण ही। और आपने देखा होगा बॉटल वगैरह आप डाल दो, पॉलीथीन डाल दो, तो ये क्या कभी गलते नहीं हैं। इसलिए पहले जूट आदि का प्रयोग किया जाता था ताकि लोग ये क्या है मिट्टी में मिल जाएं और खाद बन जाएं, परंतु ये खाद नहीं बनती बल्कि उस भूमि को अनुपजाऊ ही बना देते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कम से कम पॉल्यूशन वाली चीज़ों का यूज करें ताकि मिट्टी को किसी भी प्रकार की हानि ना हो और वह अपने गुण धर्म को ना छोड़े। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।